देखिए, जितना भी चढ़ावा यहाँ पर होता है उस चढ़ावे का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं होता। उस चढ़ावे का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं होता। लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ छिल्ली चढ़ाते हैं, वो छिल्लियाँ सारी की सारी कसाई बाजार में बिकती हैं। वो छिल्लियाँ सारी की सारी कसाई बाजार में बिकती हैं। छिल्ली चले जाती है कसाई बाजार और जो सांकल है वो स्टोर में फेंक दी जाती है। छिल्ली चले जाती है कसाई बाजार और जो सांकल है वो स्टोर में फेंक दी जाती है। तो पुजारियों ने जितने भी त्रिशूल सांकलें थी बाहर फेंक दी। फेंकना कहूँगा, रखी नहीं, रख रखाव नहीं था। उस समय भी हमने आवाज़ उठाई। जो एक पुजारियों की तरफ से भी एक काम शुरू होना चाहिए। पुजारियों ने भी सारे काम जो हैं वो सरकार के ऊपर डाल रखे हैं। पुजारी अपनी ओर से यहाँ पर कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उनको श्रद्धालुओं का इंतजार रहता है। श्रद्धालुओं को क्या व्यवस्था मिलनी चाहिए उसके ऊपर कभी कोई चिंता नहीं की जाती। और जितना चढ़ावा यहाँ पर होता है, चढ़ावा इन्होंने एक यहाँ ट्रस्ट बना रखा है, अपना पारिवारिक ट्रस्ट, लेकिन वो ट्रस्ट भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। जम्मू डीसी ऑफिस में नवरात्रों को लेकर एक मीटिंग होती है नवरात्रों से 5-6 दिन पूर्व, जबकि तकरीबन 1-1.5 महीना पहले हो जानी चाहिए। फिर नवरात्रे 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो तार डाली जानी है उसके लिए खुदाई हो रही है। तो उससे ये काम लंबित हो जाएगा। जो श्रद्धालुओं को एक सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। वहाँ से वो हमारी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे रात 2 बजे से पैदल आना शुरू होते हैं। ऊपर तक लाइट की व्यवस्था नहीं थी, हमने बार बार कहा, परंतु वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जिस स्तर पर काम होना चाहिए, क्योंकि नवरात्रे पास हैं, ये काम युद्ध स्तर पर चाहिए, ताकि पहला फेज जो इन लाइटों का है माता महाकाली के श्री चरणों से आरंभ हो जाए, ताकि श्रद्धालुओं को भी एक सुविधा मिले। श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी से अपील करता हूं कि इसको अतिशीघ्र यानी प्राथमिकता देते हुए इस काम को किया जाए, ताकि बावे वाली माता के श्री चरणों से ही इस जो स्मार्ट सिटी की लाइटें हैं इसका श्री गणेश हो जाए। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम मिलेंगे। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने यहाँ पहुंचे हैं, जिस शख्स से बात करने यहाँ पहुंचा हूं, मैं उससे भी आपको रूबरू करवाता हूं। मैं अगर बात करूं, बाहु डेवलपमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं राजीव चाड़क जी। हम सीधी बात इनसे करेंगे और काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी भी है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो नवरात्रों का है और नवरात्रे फेस्टिवल जब आता है तो हम कितनी शिद्दत से जो है उस समय जो है उपवास भी रखते हैं और उससे सेलिब्रेट भी करते हैं। तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं, विषय हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सीधी बातचीत इन्हीं से करते हैं। आइए सर, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि नवरात्र फेस्टिवल जो है वो आने वाले हैं और क्या कुछ उसके मद्देनज़र डेवलपमेंट जो है वो माता बावे वाली के जो दरबार के अंदर जो है वो की गई है, और क्या कुछ कमियां जो आपको लगता भी रह गई है कि जो जल्दी ही पूरी हो जाएंगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक शरदीय नवरात्रे आ रहे हैं जी। उन नवरात्रों के आने से पूर्व समस्त जम्मू वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, एक जो सरकारी तंत्र का एक जो काम रहता है वह एक औपचारिकता रहती है। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि जम्मू डीसी ऑफिस में नवरात्रों को लेकर एक मीटिंग होती है, परंतु वो मीटिंग होती है नवरात्रों से 5-6 दिन पूर्व, जबकि तकरीबन 1-1.5 महीना पहले हो जानी चाहिए, जिससे जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जा सके। हमारी एक बहुत लंबी मांग थी कि ये जो सड़क है बावे की तरफ आने वाली, इस सड़क का चौड़ाकरण किया जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ श्रद्धालु आते हैं उस तरह की ये सड़क है नहीं। नवरात्रों के दौरान यहाँ ट्रैफिक जैम रहता है, और उसके साथ जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, जितने श्रद्धालु अन्य जिलों से या गांवों से दूर दराज इलाके से आते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं। वो अपनी गाड़ियाँ जितनी भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको बाईपास खड़ा किया जाता है। वहाँ से वो हमारी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे रात 2 बजे से पैदल आना शुरू होते हैं। ऊपर तक लाइट की व्यवस्था नहीं थी, हमने बार बार कहा, परंतु वो पूरा नहीं हो पाया। अभी मैं म्यूनसिपल कमेटी जम्मू को बधाई दूंगा कि उन्होंने ये पहल की है कि यहाँ पर पोल तो लग गए, खुदाई भी हो रही है, तार डाल रहे हैं,
लेकिन जिस स्तर पर काम होना चाहिए, क्योंकि नवरात्रे पास हैं, ये काम युद्ध स्तर पर चाहिए ताकि पहला फेज जो इन लाइटों का है माता महाकाली के श्री चरणों से आरंभ हो जाए, ताकि श्रद्धालुओं को भी एक सुविधा मिले। पिछले दिनों यहाँ एक चीते का भय भी बना हुआ था, हमने उस वक्त भी कहा, तब भी नवरात्रे थे, परंतु वो काम हुआ नहीं। मैं ये चीज़ भी जानना चाहूँगा आपसे, आपने जैसे लाइटिंग का खुद ही जिक्र कर दिया, मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था आपसे कि हाईवे से लेके भवन तक जो है वो पोस्ट लगे हुए हैं, हमने देखा आते टाइम भी देख रहे हैं कि वहाँ पर, लेकिन वो लाइटिंग जो सिस्टम है वो अभी तक सुचारू रूप से शुरू नहीं किया गया है। जरूरी नहीं है कि कोई फेस्टिव आएगा तभी उसको शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरे जम्मू सिटी को सजारा निखारा जा रहा है, उसके अंतर्गत ही जो लाइटें जो है वो लगाई गई हैं पूरे जम्मू की अगर बात करूँ तो। जहां पर भी पोस्ट लगे हुए हैं, लेकिन प्रायोरिटी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म के लिहाज से भी देखा जा सकता है, एक टूरिज्म लिहाज से बहुत बड़ा जो स्पॉट है हमारा जम्मू की अगर बात करूं तो, लेकिन फिर भी अभी तक जो है काम उस तरीके से तीव्र गति से नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? मैं भी ये समझता हूं, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये काम एक युद्ध स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि नवरात्रे 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो तार डाली जानी है उसके लिए खुदाई हो रही है, तो उससे ये काम लंबित हो जाएगा। जो श्रद्धालुओं को एक सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उनके मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी से अपील करता हूं कि इसको अतिशीघ्र यानी प्राथमिकता देते हुए इस काम को किया जाए, ताकि बावे वाली माता के श्री चरणों से ही इस जो स्मार्ट सिटी की लाइटें हैं इसका श्री गणेश हो जाए, और इससे एक तो यात्रियों को सुविधा मिलेगी, दूसरा एक काम जो हो रहा है वो भी दिखेगा। क्योंकि बहुत बार इस तरह के अंकुश जो हैं वो लगते हैं कि स्मार्ट सिटी, परंतु स्मार्ट सिटी का कुछ दिखने लगे तो वो भी एक यहीं से, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और अगर कहा जाए कि माता वैष्णो देवी जी के जो श्राइन है, उस श्राइन से ज़्यादा श्रद्धालु नवरात्रों के दौरान माँ बावे वाली के श्री चरणों में आते हैं, यहीं पे आके माथा टेकते हैं। इसलिए इसको अतिशीघ्र जो लंबित काम है उनको करना चाहिए, और डीसी जम्मू को भी चाहिए कि वो अतिशीघ्र इसकी मीटिंग बुला के, जैसे सड़क का काम इस वक्त सड़क में जगह जगह खड्डे हैं, जो सफाई होनी चाहिए थी। हर बार इस समय तक जो वाइट वाश का काम चलता था, साइडों पे जो दीवारें हैं उसमें चिन्हित किया जाता था कि अंधेरे में कोई गाड़ी उधर ना टकरा जाए, इसलिए वो एक सजावट शुरू हो जाती थी, परंतु अभी तक इस प्रकार का कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। और दूसरा, जो एक पुजारियों की तरफ से भी एक काम शुरू होना चाहिए। पुजारियों ने भी सारे काम जो हैं वो सरकार के ऊपर डाल रखे हैं। पुजारी अपनी ओर से यहाँ पर कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उनको श्रद्धालुओं का इंतजार रहता है, श्रद्धालुओं को क्या व्यवस्था मिलनी चाहिए उसके ऊपर कभी कोई चिंता नहीं की जाती। ये चिंता का एक विषय है। आपने पुजारियों का जिक्र किया तो एक सवाल जो है वो जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि इतना टूरिज्म के लिहाज से इतने श्रद्धालु हर साल जो हैं वो माता बावे वाली के दरबार में आते हैं, माथा टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं। कितने श्रद्धालु हम भी देखते हैं वो आते हैं यहाँ पर, लेकिन जो चढ़तल वहाँ पे चढ़ाई जाती है, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं, क्या उस चढ़तल का कोई सदुपयोग होता है, उपयोग जो होता है कि नहीं होता है? क्योंकि काम में देखा जाए कि इतनी चढ़तल होती है, वो कहाँ जाती है, क्या कुछ कार्य जो है वो किए जाते हैं वहां पर? मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप खुद प्रेसिडेंट हैं डेवलपमेंट कमेटी की बात करूं, बहू की अगर बात करूं मैं तो देखिए, जितना भी चढ़ावा यहाँ पर होता है उस चढ़ावे का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं होता। लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ छिल्ली चढ़ाते हैं, वो छिल्लियाँ सारी की सारी कसाई बाजार में बिकती हैं। हमारे डोगरा में एक रिवाज है कि जब भी बड़ा बेटा जन्म लेता है या उसकी शादी होती है, एक सांकल और बकरी माँ के चढ़ाने, जिन लोगों की कुल देवी है वो यहाँ पर चढ़ाते हैं। छिल्ली चले जाती है कसाई बाजार, और जो सांकल है वो स्टोर में फेंक दी जाती है। पिछले दिनों आपने लॉकडाउन के दौरान देखा होगा, जब सब मंदिर बंद थे तो पुजारियों ने जितने भी त्रिशूल सांकलें थी बाहर फेंक दी। फेंकना कहूँगा, रखी नहीं, रख रखाव नहीं था। उस समय भी हमने आवाज़ उठाई, प्रशासन ने भी हस्तक्षेप किया, तो वहाँ से वो उठाई गई। आज वो कहाँ रखी है किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। और जितना चढ़ावा यहाँ पर होता है, चढ़ावा इन्होंने एक यहाँ ट्रस्ट बना रखा है, अपना पारिवारिक ट्रस्ट, लेकिन वो ट्रस्ट भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि बैठे जो जहाँ पे पुजारी जितने भी हैं, मैनोपोली कहूँगा कि उन्होंने अपनी बनाकर रखी हुई, बच्चे सब कायम करके रखा हुआ, जिसको आज तक कोई जो है वो बदल नहीं सका।
बिल्कुल इसी प्रकार का जो एक यहाँ पर इन्होंने ये स्थापित किया हुआ है, यानी अपना आधिपत्य, मैं कहूँगा कि अपना आधिपत्य स्थापित किया है। लोगों को और प्रशासन को ये कहते हैं कि हम कुछ हिस्सा जो है वो धर्मा ट्रस्ट को यहाँ जमा करवाते हैं, जबकि धर्मा ट्रस्ट का इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं, ये धर्मा ट्रस्ट के अधीन नहीं आता। और दूसरा, जहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ता है ये 4 परिवार हैं, उन्हीं में विभाजन होता है, इनकी बारी होती है, ये बारीदार हैं। 4 परिवार, पीछे एक ही परिवार था, अब वो आस्ते आस्ते 4 में परिवर्तित हो गए, 4 से अब और ज़्यादा परिवर्तित हो जाएंगे। परंतु इसका चढ़ावा यहाँ पर अंश मात्र भी नहीं लगता। चढ़ावे का पूर्णतया जो है वो कहा जाए दुरुपयोग है। इसके अलावा एक अंदर लंगर शुरू किया हुआ है बिट्टा पुजारी द्वारा। वो जो लंगर है, वो लंगर एक व्यक्ति आता है, कहता है मुझे लंगर लगाना, उसका बुक हो जाता है सेम डे के लिए। 10 व्यक्ति आएंगे, 10 का बुक हो जाएगा। किसी को बोला जाएगा सुबह 6 बजे आ जाओ, किसी को बोला जाएगा 7 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाओ, माँ को भोग लगाना। तो वो 8-10 लोगों का लंगर अमाउंट एक, यानी अगर 11,000 का एक ने लंगर लगाया, 10 लोगों का कर लिया, 1,10,000 हो गए। तो वो सारे का सारा जो है वो 11,000 ही खर्च करना, 90,000 भी काफी फर्क है। जो भंडारा अंदर लगता है उसके रेट्स में भी काफी जो है हाई है। लूट मची एक किस्म का कहूंगा कि लूट मचा के रखी हुई है। अंदर भी माता बाबे वाले के दरबार में जो पावन श्रद्धालु वहां पहुंचे माता टेकने के लिए, उनको फिर अपनी जेब ही खाली पानी पड़ेगी अगर भंडारे का भी सेवन करना पड़ेगा तो। बिल्कुल इसी तरह का है। और इसके साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, यहाँ बावे वाली माता का जो मंदिर है, इसमें अगर किसी को श्रद्धा है तो वो बावे वाली माता के मंदिर में है। परंतु यहाँ के महंत महोदय जो हैं, उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन है, बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का कि ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर टेम्परिंग करने वाले या किसी को भी जो दंडित किया जाएगा। परंतु पुजारियों द्वारा इसमें बहुत सी टेम्परिंग की गई। अगर आप बाहर त्रिशूल वाली जगह देखें, वहाँ पर उसको पक्का, जबकि आर्कियोलॉजी की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अगर ये चूना और सुर्खी से यहाँ पर काम हुआ है, चूना और सुर्खी से ही बाकी काम होगा। वहाँ सीमेंटेड टाइलें लगाई गई, उसके ऊपर हमने आर्कियोलॉजी को कहा, आर्कियोलॉजी ने एक नोटिस निकाला, परंतु उसके बाद कोई नहीं। अंदर काफ़ी मंदिर बनाए, मंदिरों के लिए भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो था वो कानों से बहरा हो गया, आंखों से अंधा हो गया। उसके बाद जितने भी यहाँ मकान थे किले के, उन मकानों को तोड़कर इमारती लकड़ी निकाली गई। जहाँ इन्होंने अपना ऑफिस बनाया है, भंडारे का वो भंडार गृह बनाया है, उस जगह पर भी तोड़कर इन्होंने लेंटर डाला। आर्कियोलॉजी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अगर ये कहा जाए ये पूरा किला जो है इसको ध्वस्त कर दिया, पुजारियों ने करवाया। इसमें अगर कहा जाए कि डोगरा शासकों का एक ये दर्शनीय स्थान था, अगर ये एक अच्छी तरह बनाया, अगर माँ काली का मंदिर नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं आता। ये माँ काली की कृपा है कि आज यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, बहु फोर्ट के लोग और जम्मू के लोगों को एक रोजी का, एक व्यवसाय करने का एक मौका मिल रहा है। नहीं तो अगर देखा जाए जब से ट्रेन माता वैष्णो देवी जी की गई है, यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता टूट गया था। तो यहाँ का जो, क्योंकि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और जम्मू में मंदिरों का विकास हो, धर्मा ट्रस्ट भी सोया हुआ है। अगर हम उस तरफ देखें, उन्होंने भी मंदिरों का विकास नहीं किया। रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ की हालत देखिए आप, पुरमंडल मंदिर है, और कई मंदिर हैं, उन मंदिरों की हालत देखिए, बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। अगर ये मंदिर सारे विकसित हो जाते हैं तो ये एक स्टेट एक्सचेकर के ऊपर भी वर्डन कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। उसके साथ साथ जो लोगों, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें भी एक व्यवसाय करने का एक मौका मिलेगा। इसलिए मेरी जो स्टेट एक्सचेकर माननीय उपराज्यपाल जी से अपील भी है कि हमारी फाइल कंप्लीट बनी हुई है। डीसी जम्मू ने इसका एक बिल भी बनाया था, पूरे जो इसमें फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। सिर्फ टेक ओवर करने के आदेश माननीय उपराज्यपाल जी ने देने हैं। इस प्रकार इस मंदिर को अगर वो टेक ओवर करते हैं तो उससे एक लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, ये क्षेत्र विकसित होगा। ये क्षेत्र ही विकसित नहीं होगा, पूरा जम्मू विकसित होगा। माता वैष्णो देवी जी के श्राइन बोर्ड बना 1986 से पूर्व, अगर हम स्थिति देखते हैं तो बड़ी दयनीय स्थिति थी। आज वहां पर कितना विकास हुआ। उसके साथ साथ हम जम्मू रेलवे स्टेशन के पास देखते हैं, यहाँ 3 बड़े बड़े भवन जो यात्रियों के लिए,
नहीं तो यात्रियों के लिए यहाँ जम्मू में रुकने की कोई स्थान नहीं था। आज बहू फोर्ट में हम देखते हैं, बहू फोर्ट में भी अगर देखा जाए तो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके रुकने के कोई स्थान नहीं है। इवन खाना खाने के लिए कोई ऐसा शेल्टर भी नहीं है कि जहां श्रद्धालु बैठ के कोई अपना भोजन कर सके। लेकिन मैं अगर बाहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी की बात करूं, लगातार हमने देखा है कि आवाज उठाई गई है, इस चीज जो आप चीजें देखो जिक्र किया है, इन सबकी आवाज लगातार उठाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास असर जो है वो देखने को नहीं मिला है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी बात करूंगा इसमें, क्योंकि सेंटर में उनकी हुकूमत है, यहाँ पे अगर बात करूं एलजी उनके अधीन आते हैं, लेकिन इससे पहले जब तक सरकार थी 24 एमएलए भी जम्मू से निकल के गए, यहाँ से लोगों ने जिताया भी उनको। कहीं ना कहीं वोट जब बैंक की बात करूंगा, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है वो वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल होती नजर आती हैं, फिर तो यही कहना होगा, क्योंकि आज तक इतने लंबे समय से ये तो ऐसा नहीं है कि ये मैनोपुरी 1 साल या 2 साल या 3 साल में बन गई। यहाँ पे वही पुजारी कितने सालों से बैठे हैं, वही मंत्र कितने सालों से बैठे हैं, जो एक किस्म का कहूँ अपना व्यापार जो है वो कर रहे हैं वहां पे, और मैनोपुली इस तरीके से विकसित करके रखी हुई है। फिर कुछ लगता है कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, एमएलए जो यहाँ के निकल के गए उनको भी देखना चाहिए कि नहीं, जो मांग उठा रही है डेवलपमेंट कमेटी वो वाकई जायज है, और इसको हमें भी इसका साथ या समर्थन जो है वो देना चाहिए। शुभम जी, जो आपने कहा कि व्यापार बना के रखा, मैं बोलता हूँ कि एक व्यापारी भी जो है कोई ऐसा फेस्टिवल आता है वो अपनी दुकान को सजाता है ताकि वहाँ पर जो भी उसके ग्राहक आए उनको एक सुविधा मिले, परंतु यहाँ पर वैसा भी नहीं चलता। ये समझते हैं कि हम यहाँ जो है वो एक किस्म के पट्टेदार हैं और लोग जो हैं वो हमारे गुलाम हैं। यानी लोग पुजारियों के गुलाम नहीं है, वो माता के श्री चरणों में शीश नवाने आते हैं, अपनी मन्नतें जो मानी हैं उसके तहत आते हैं, परंतु यहाँ पर इनके द्वारा कोई ऐसा विकास नहीं किया जाता, कोई इस प्रकार की श्रद्धालुओं के लिए सुविधा नहीं दी जाती। अपितु जो लोग देखते हैं कहीं हाल में, कहीं जो वेटिंग हॉल है जहाँ पर यात्री रुके होते हैं वहाँ कोई पंखा नहीं है, तो यात्री वहाँ पंखा लगवा जाते हैं, लेकिन जिसकी बारी होती है वो पंखा खुलवा लेता है। फिर कोई नया यात्री आता है, देखता फिर वो खाली है जगह, फिर वहाँ लगते हैं। ऐसे करते करते कई पंखे लगे, कई उतरे। रामायण चलती थी, कई लोगों ने यहाँ टीवी चढ़ाए कि दुनिया आती है तो उनको रामायण देखनी है, इसलिए टीवी यहाँ होगा तो उनको सुविधा मिलेगी, परंतु वो टीवी भी गायब होते गए। यहाँ पर जो आया वो सब गायब हो गया, लेकिन पुजारियों ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक बात है सरकार की, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो 3 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में रही। उस दौरान की ही डेवलपमेंट हुई कि उस दौरान इसका एक बिल बना, डीसी जम्मू ने बिल बनवाया और NN बोरा साहब थे उस समय यहाँ के गवर्नर महोदय, उन्होंने वहाँ से भेजा था कि इसका अतिशीघ्र बिल बनाया जाए। बिल बना, बिल बनने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज थी, औपचारिकताएं थी, वो सारी पूरी हुई। NOC टूरिज्म डायरेक्टर ने भी दी, DC जम्मू ने भी दी, यानी इन 2 विभागों से एक NOC चाहिए थी कि टेक ओवर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुलिस डिपार्टमेंट से भी सारी बात हो गई, परंतु मुझे समझ नहीं लगती कि सब कुछ हो जाने के बाद फिर ये फाइल अटक क्यों जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि ऊपर आपकी फाइल के ऊपर नोटों के बंडल आ जाते हैं, वो काफ़ी भारी होते हैं, इसलिए वो फाइल दब जाती है। मैं आपके माध्यम से ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म से पूछना चाहूँगा, क्योंकि पिछले दिनों मैं उनसे मिला भी था। उन्होंने कहा था अतिशीघ्र आपकी फाइल निकाल के इसका कुछ करेंगे, परंतु टूरिज्म सेक्रेटरी के बाद वो फाइल गवर्नर हाउस जानी चाहिए थी, परंतु आज तक वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। इसका कारण क्या है? कारण तो अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म ही बता सकते हैं। इसका हम कोई प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन में एक RTI भी लगाएं। RTI के तहत हमारे पास सारी जितनी भी जितने ऑर्डर्स हुए हैं, जितने आदेश हुए हैं, जितना इन विभागों ने लिखा है इस समर्थन में कि इसका श्राइन बोर्ड बनना चाहिए, डिवकाम ने लिखा है, DC जम्मू ने लिखा है, डायरेक्टर टूरिज्म ने लिखा है, पुलिस विभाग की ओर से लिखा गया है, हर एक इसको टेक ओवर करने के लिए तैयार है। तो फिर इसमें ऐसा संशय क्यों? यानी ये इससे सरकार को एक फायदा मिलने वाला है, ना कि ये सरकार के ऊपर कोई बर्डन बनने वाला। अगर कोई बर्डन बनने वाला हो तो फिर सोचने की ऐसी भी तो बात नहीं है कि शायद माता बावली का मंदिर जो है वो जम्मू के अंदर है, इस वजह से भी शायद इतना टाइम लग रहा है। अगर शायद ये मंदिर जम्मू में ना होकर कश्मीर डिवीजन में होता, शायद इतना समय भी नहीं लगता, क्योंकि वहां पर जो चीज मांगी जाती है उसके लिए जैसे ही सड़कों पर लोग उतरते हैं इमीडिएटली शीघ्रता से वो काम हो जाता है। वो हमने आज तक देखा भी है और हुआ भी वैसा ही है। शायद जम्मू के अंदर है, जो कश्मीर में होता, जितने मंत्रीगण वहां पे पहुंचे शायद वो भी टॉप प्रायोरिटी पे होता है, एजेंडे में होता है, और आज तक जो विकसित
हो चुका होता, शायद कोई कमेटी बना दी होती है उसको रेगुलेट करती है, या फिर श्राइन बोर्ड के अंदर ही इसे अधीन ला दिया जाता। जम्मू में होने का शायद नुकसान जो है आज हम सब लोगों को भी, और जो यहाँ पे खास इस क्षेत्र के लोग हैं उनको भी भुगतना पड़ रहा है। देखिए, संपूर्ण जम्मू, जो मैंने जैसे पहले कहा कि इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, जम्मू में जितना भी आने वाला यात्री है वह यात्री नहीं, श्रद्धालु है। वो श्रद्धालु जहाँ तो माता वैष्णो देवी आता है या माता बावे वाली रघुनाथ जी मंदिर, ये 3 ही स्थान ऐसे हैं कि जहाँ वो श्रद्धालु आते हैं। तो मंदिरों का शहर है, तो मंदिरों के शहर में क्या ये 3 ही मंदिर? बाकी जो मंदिर यहाँ पर बने थे जिनके नाम पर ये मंदिरों का शहर है, ठीक है, छोटा काशी जिसको कहा जाता है पुरमंडल, आज पुरमंडल की हालत देखें। पुरमंडल जो एक समय में हमारा एक बहुत बढ़िया, जो पीछे मैंने फोटो भी लगाया हुआ है, ये एक समय में हमारा जो एक सांस्कृतिक हब हुआ करता था। यानी वहाँ पर जितने भी यात्री देश विदेश से आते थे, जिसने माता वैष्णो देवी जाना होता था वहीं ठहरते थे। 64 सराय थी, आज वहाँ सराय जितनी भी हैं सब टूट चुकी हैं, जहाँ उनके ऊपर कब्जे हो चुके हैं। सरकार ने उस और संज्ञान नहीं लिया। कई लोग मुझे पूछते हैं क्यों ऐसा सरकार ने क्यों नहीं? कारण था, जम्मू कश्मीर सरकार में 2 एक कमियाँ रही। जम्मू कश्मीर सरकार आज तक जो भी रही वो कश्मीर आधारित रही। एक तो जम्मू का इतिहास जो था इन्होंने तहस नहस कर दिया, और दूसरा जम्मू के शासकों से इनकी पटती नहीं थी, इसलिए इन्होंने डोगरा शासकों के जितने भी ऐसे अवशेष थे, चिन्ह थे, उन सबको ध्वस्त कर दिया। उन ध्वस्त करने के कारण आज अगर हम देखें, हम राजस्थान में जाते हैं, राजस्थान में घूमने के लिए हमें दर्शनीय स्थान बहुत है, और जितने भी दर्शनीय स्थान हैं सब किले हैं। कोई ना कोई फोर्ट है, कोई राजा का महल है, यहाँ पर हम जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा विकसित किया हुआ है, कियों में होटल बने हुए हैं, लोग जाते हैं वहाँ पर। परंतु यहाँ पर जो सरकारें रही हैं आज तक, उन सरकारों को ये डोगरा शासकों के जो चिन्ह थे उनकी आंखों में खटकते थे, इसलिए उनको ध्वस्त कर दिया, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बिल्कुल सोया रहा, उनको पूछा नहीं। जितनी ग्रांट केंद्र से भी आती रही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की, वो सारी तहस नहस इधर उधर कर दी गई। ये सारे के सारे चिन्ह जो थे ये समाप्त हो गए। आज बहु फोर्ट जो है ये जम्मू कश्मीर का सबसे प्राचीनतम किलों में से एक किला है। यानी कहा जाता है कि जो महाराजा राम थे, जिनको भगवान राम कहा जाता है, उनकी 5वीं पीढ़ी जो है, महाराजा अग्निसिंह गर्भ के पुत्र, 5 पुत्र जो थे, बाहुलोचन, रामलोचन, कृष्णलोचन, जाम्बूलोचन, धनलोचन, ऐसे करके ये लोचन, उनको ये उत्तर क्षेत्र मिला, और उत्तर क्षेत्र में उन्होंने देखा कि कौन सी जगह अच्छी है, यहाँ पर हम अपना महल बना सकते हैं। उनको बाहु फोर्ट एक तो नदी नज़दीक थी और दूसरा ऊंचाई पर था, तो इस प्रकार की जगह अच्छी लगी यहाँ पर, इसलिए वो दुर्गों में रहते थे। क्योंकि कहा जाता है कि उस समय यहाँ पर सफ़ेद हाथी हुआ करते थे, बड़े बड़े जानवर थे, बड़कम जानवर थे, उनसे बचने के लिए दुर्ग बनाए गए थे। दुर्गों में रहने वालों को दुर्गर कहा जाता था, और दुर्गर से आस्ते आस्ते ये शब्द डुग्गर में प्रचलित हुआ, और आस्ते यही डोगरा, यानी डोगरा शब्द की अगर जन्मस्थली कहें तो बाहु फोर्ट है, उसकी ये दयनीय स्थिति है। तो बाकी जगहों में क्या हाल होगा, सरकार ने कितना विकास किया होगा। अगर सरकार इस तरह के जितने भी फोर्ट थे, चाहे वो जम्मू का था, सांबा का था, हीरानगर का था, पुंछ का था, ये सारे फोर्ट जो थे ये विकसित किए होते, ये एक दर्शनीय स्थान बनते। दर्शनीय स्थान जो सिर्फ लोगों के देखने के लिए नहीं, एक आय का स्रोत भी बनते। वहाँ बिजनेसमैन अपने होटल्स बनाता है या कुछ ऐसे चीज़ें बनाता है जिससे वहाँ स्थानीय लोगों का विकास, यानी विकास, आर्थिक रूप से भी विकास और फिजिकल विकास, दोनों विकास जो थे वो संभव थे, परंतु नहीं हो पाया। अब जो राज्यपाल महोदय जी, उपराज्यपाल महोदय जी यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है। ज़रूरत है कि यहाँ के जितने भी ऐसे दर्शनीय स्थान हैं उनको विकसित किया जाए, ताकि एक तो जो जगह जगह एक मांग उठ रही है, बेरोजगारी, कहीं डेली वेजर बैठे हुए हैं, कहीं कोई और बैठा हुआ है धरने पे, अगर इस प्रकार के कुछ और जो स्थान हैं उनको विकसित करके श्राइन बोर्ड के अधीन किया जाए, वहाँ पर एक आय के स्रोत भी बनेंगे और रोजगार के स्रोत भी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम इस चर्चा में हमारा हिस्सा बने। धन्यवाद।
ये हमारे साथ है राजीव चाणक जी, जिन्हें आपने सुना किस तरीके से बखूबी से जो है बात रखी है अपनी, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे थे जो कई सालों से जो थे ये आवाज रखते हुए आ रहे थे, लेकिन वही बात आ गई। असर ने खुद कहा कि वो फाइलें शायद नोटों के बंडल की वजह से वो दब गई कहीं, वो आज तक बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन विषय बहुत ही जो है वो संवेदनशील है और इस पर सरकार कितनी जल्द जो है वो अपनी जो है वो अपना दर्शन जो है वो डालेगी, वो देखने की बात रहेगी। लेकिन अब समय बताएगा, लेकिन आप लोगों तक ये वीडियो छोड़े जा रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आप भी जम्मू में रहते हैं और जम्मू में रहते हुए आप यहाँ पर आते ही हैं, आप भी देखते ही हैं डेवलपमेंट के लिहाजा से कितना पैसा जो है वो चलता जहाँ पे चढ़ाई जाती है, लेकिन आज तक जो दृश्य पहले थे वैसे के वैसे दृश्य सेम आज भी भवन के अंदर हैं। कोई खास डेवलपमेंट अंदर दिखाई तो देती नहीं है। आखिरकार वो पैसा जाता कहाँ है, जवाबदेही कौन देगा? सवाल बहुत बड़े हैं। अगर आपके पास जवाब है, जब आपको आपकी राय है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। आदित्य डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।